की बात करें, इसमें किस तरह से देखना है, ये देखना होगा कि कितने चरणों में अनाउंस करता है माननीय चुनाव आयोग और क्या से क्या तिथि होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष संस्था के रूप में हम काम करते देखना चाहते हैं। अभी 2 नियुक्तियां हुई हैं। नियुक्तियां भी क्या कहूं कि पूरा का पूरा सरकार जो चाहे वही उस कमीशन में बैठेगा, लेकिन वो पंच परमेश्वर हैं, उनको इसका ध्यान रखना होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो आर्टिकल 324 में है उसको जीना पड़ेगा, लोगों को महसूस कराना होगा। ये जिम्मेवारी अगर चुनाव आयोग निभाता है तो मैं समझता हूं कि उनका नाम स्मरण किया जाएगा एक ऐसे दौर में जब लोकतंत्र चुनौतियों से घिरा हुआ है। इलेक्शन नजदीक है, हमने कल देखा कि बीआरएस की एमएलसी के कविता को अरेस्ट कर लिया गया है, किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, मैं तो सीधे कहता हूं कि आप ध्यान रखें, देश के कोई विपक्ष का नेता और विपक्ष का दल ऐसा नहीं है जिस पर इस तरह की दबिश ना हो रही हो। मुझे खबर है, पुख्ता तौर पर मैं आपको बताऊं, मुझे खबर है कि हमारे बिहार में ही 100-125 लोगों की लिस्ट बनी हुई है। बीजेपी पॉलिटिकली डील नहीं कर पा रही है, तो इन 100-125 लोगों को किसी प्रकार ईडी, आईटी, सीबीआई, और हमें उन्हीं संस्थाओं से खबर है जो हमारे मित्र हैं, अधिकारी हैं, वो मना करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो मौजूदा भाजपा है ना, ये अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है। अभी देखते रहिए। आपने भी इलेक्टोरल बॉन्ड पे सवाल खड़े किए। कल राहुल गांधी ने कहा कि ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट रैकेट है एक्सटॉर्शन का। देखिए, आप एक सीधी सी बात, कल आपके माध्यम से मैंने कहा था कि फलानी तारीख को रेड पड़ती है ईडी की। वो मिश्रा जी थे ना, उनको कई एक्सटेंशन दिया गया था शायद इसी कारण से। अब वो रेड पड़ती है और विद इन डेज इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाते हैं। उसके बाद जिन पर रेड पड़ी उनके मुकदमों का कुछ पता नहीं चलता है, मुकदमे हवा में चले गए। मैं कह रहा हूं कि आजाद हिंदुस्तान की इससे भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने जिसको कहते हैं ना कि लीगलाइज्ड लूट का एक तरीका इलेक्टोरल बॉन्ड को बनाया था। अमित शाह ने पीएफओ को लेकर कहा कि वहां हिंदू और मुस्लिम रहने वाले सब हमारे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से देश में पुत्र और पुत्री के मुंह में पार्टियां बर्बाद हो रही है, उसका असर दिख रहा है। एनसीपी को भी टारगेट किया, बिहार को भी लेकर बोला। अपने पुत्र को स्मरण किया कि नहीं? उनके पुत्र एक बड़े पद पे हैं, और भाजपा के अगर मैं कैलेंडर प्रकाशित कर दूं, किसका पुत्र कहां है, किसकी पुत्री कहां है, किसकी पुत्री की पुत्री कहां है, तो फिर क्या रहेगा? इलेक्शन के दौर में इनको पीओके याद आता है, इस तरह की चीजें याद आती हैं। ये नहीं बता पा रहे हैं अमित शाह जी कि 2 करोड़ रोजगार के वादे पे प्रधानमंत्री जी 14 में आए थे। 2 दाहें 20 करोड़ में अगर 20 लाख का हिसाब दे दें अमित शाह जी खुले मंच से, तो मैं मानूंगा। बाकी ये सब बेईमानी है, फजूल की बातें हैं। उन्होंने तो चैलेंज भी किया कि 20,000 करोड़ के बॉन्ड में 6,000 बीजेपी के और 14,000 बाकी पार्टियों को उनसे सवाल नहीं, जिनके समक्ष ये सवाल किया, पता नहीं क्यों उन्होंने उस सवाल का प्रतिकार नहीं किया। ईडी कौन कंट्रोल करता है, आईटी कौन कंट्रोल करता है, सीबीआई कौन कंट्रोल करता है, ईडी की रेड के ठीक बाद इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों खरीदे जाते हैं? ये सवाल मैं तो करने के लिए वहां नहीं था, लेकिन जो सज्जन कर रहे थे उन्हें ये पूछना चाहिए था ना, माननीय गृह मंत्री से। और गृह मंत्री का काम होता है लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाना। गृह मंत्री का ये काम नहीं होता है कि आज रेड दिलवाना और परसों इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाना। पशुपति पारस ने कल कह दिया है कि हमारे रास्ते अभी भी खुले हैं, हमारे जो 5 सिटिंग एमपी है वो वहीं से लड़ेंगे, एनडीए छोड़कर ग्रैंड अलायंस में भी आ सकते हैं, ऐसी संभावना बताई जा रही है। देखिए, मुझे लगता है आने वाले दिनों में देखिए कैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं। लेकिन एक चीज तो महत्वपूर्ण है कि ये भाजपा, वो जो यूज एंड थ्रो पेन है ना, उससे भी बुरा